हेलो मेरे डियर साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार जीडब्ल्यू में। और मैं हूं डियर साथियों आपके साथ राहुल सर। तो मेरे डियर साथियों, हम ना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन था, जो हमारे अभी त्रैमासिक एग्जाम में आना था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज से बेटा हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब हमें इसमें भाई पूरा डी पढ़ना है और पूरा एफ पढ़ना है, मतलब पूरा डी ब्लॉक एंड पूरा एफ ब्लॉक हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अब लेकिन डी और एफ को साथ साथ तो नहीं पढ़ा जा सकता, बिल्कुल सर नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले डी को पढ़ लेंगे और फिर हम एफ को पढ़ लेंगे। थोड़ा सा हम क्रम से कर लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में अगर बात करें, डी ब्लॉक है ना, तो हमारी जो पेरियोडिक टेबल है, इस पेरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक है कहाँ, हमें डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व पढ़ने हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं अपन, है ना। इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो देखो भाई, आप अपनी पेरियोडिक टेबल आपके सामने रखो, जल्दी से आप अपनी पेरियोडिक टेबल अपने सामने रखो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, वरना आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। चलो तो मैं पेरियोडिक टेबल कुछ बनाता हूँ कुछ हद तक। जैसे मान के चलो आपकी पेरियोडिक टेबल बेटा कुछ इस टाइप की है, ठीक है ना। ये पेरियोडिक टेबल है, कुछ इस टाइप की है, ओके। यहाँ पर आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा कौन सा ब्लॉक है बेटा, एस ब्लॉक है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर वर्ग 1 और वर्ग 2, ठीक है, आपका एस ब्लॉक है। फिर यहाँ पर आपके रखे गए हैं बेटा एफ ब्लॉक के तत्व। कौन से रखे गए हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। और आप सबको पता है ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनको 4 श्रेणियों में रखा गया है। और फिर यहाँ पर बेटा आपके पी ब्लॉक के तत्व रखे गए, ठीक है ना। ऐसी कुछ पेरियोडिक टेबल आप देख पा रहे हो, बिल्कुल आप देख पा रहे होगे। ये आपका डी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक बेटा वर्ग 3 से स्टार्ट होता है और वर्ग 12 तक चलता है। ये आपने देख लिया है ना। ये आप अपनी पेरियोड जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो अपनी पेरियोडिक टेबल में देखो भाई, है ना। तो ये आपका डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है बेटा, डी ब्लॉक, है ना, समझ गया ना। अब इस डी ब्लॉक में पहला ये एक श्रेणी आप ऐसी लाइन में लाना, देखो एक लाइन ऐसी होगी, एक दूसरी, तीसरी, चौथी। ये जो 4 लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3 4, अपनी पेरियोडिक टेबल में मिलाना। ये जो 4 लाइनें दिख रही हैं, ये 4 लाइनें आपकी डी ब्लॉक की हैं। किसकी है बेटा, डी ब्लॉक की है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखना, पहली लाइन बेटा स्कैंडियम एससी से स्टार्ट हो रही होगी। देखो उसके नाम लिखा होगा नीचे स्कैंडियम, उसके नीचे नाम लिखा है बेटा स्कैंडियम। तो पहली लाइन एससी स्कैंडियम से स्टार्ट है और बेटा जिंक पर समाप्त है ना, जिंक पर समाप्त है। जो स्कैंडियम है इसके लिए जेड आपका 21 है बेटा, मतलब परमाणु क्रमांक 21 से लेकर ये जो है ना परमाणु क्रमांक 30 तक है। कहां तक है, 30 तक है, ठीक है। तो पहली लाइन स्कैंडियम से है स्टार्ट, जिंक पर खत्म है ना। चलो अब इस दूसरी लाइन को देखो, देखो बेटा इसमें 10 तत्व रखे गए हैं। कितने तत्व रखे गए हैं, 10, है ना। टोटल कितने तत्व रखे गए इसमें, 10, ठीक है ना। चलो दूसरी लाइन देखो बेटा, इटरबियम से स्टार्ट है, सॉरी इट्रियम से। दूसरी लाइन किससे स्टार्ट है बेटा, इट्रियम से स्टार्ट है ना। और इट्रियम के लिए जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 39 है। कितना है बेटा, 39 है, ठीक है ना। और ये कहां पर खत्म है बेटा, कैडमियम सीडी पर खत्म है, जिसका परमाणु क्रमांक 48 है ना। जिसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 48 है। इसमें भी 10 तत्व रखे गए है ना। तो इसमें भी बेटा कितने तत्व है, 10 है ना। इसमें भी कितने हैं, 10 है, ठीक है ना। चलो अगली लाइन देखो बेटा, तो अगली लाइन बेटा आपको दिख रही होगी लेंथिनम। क्या दिख रहा होगा, लेंथिनम, जिसका परमाणु क्रमांक 57 है। कितना है, 57 है। अब यहाँ ध्यान समझना, ठीक है ना। अब जो परमाणु क्रमांक La, जो La दिख रहा है ये लेंथिनम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 57 है। आप अपनी टेबल में देखो 57 है ना। अब 57 के बाद है ना 71 के तत्व गोल है। 57 के बाद मतलब जो आपका La है, इस La के बाद La जो 57 है, इसके बाद 58 से 71 के तत्व गोल है। भैया वो गोल नहीं है, वो तत्व गोल नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो वाले जो तत्व हैं लेंथिनम के, जो आपका तत्व दिख रहा है ना लेंथिनम, लेंथिनम के बाद जो 14 तत्व हैं उनको पेरियोडिक टेबल से देखो नीचे रखा होगा, है ना। पेरियोडिक टेबल से नीचे आपको देखो 2 श्रेणियां आपको दिख रही होंगी, इस टाइप की दिख रही है ना। हाँ, ये वाली श्रेणी जो है ना सीरियम से स्टार्ट है, सीई से, ठीक है। और आपकी जो ल्यूटेशियम है Lu, इस पर खत्म है। किस पर है बेटा, ल्यूटेशियम Lu पर खत्म है, ठीक है ना। सीरियम से स्टार्ट है और ल्यूटेशियम Lu पर खत्म है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 58 है और इसका परमाणु क्रमांक 71 है, ठीक है ना। तो बेटा ये लेंथिनम के बाद ये जो तत्व हैं ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं बेटा,
एफ ब्लॉक के तत्व हैं और ये 14 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 14। ठीक है, तो लेंथेनम के बाद जो 14 तत्व आते हैं बेटा, इन्हें हम लेंथेनाइट तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? लेंथेनाइट तत्व बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, कौन से तत्व? लेंथेनाइट तत्व बोलते हैं। ठीक है ना, चलो अब देखो 71 तक तो ये हो गए, ये लेंथेनाइट तत्व हैं, ये और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व हैं बेटा? एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है ना, चलो फिर आपका है ना लेंथेनम के बाद हाफनियम जो है ना आपका 72, हाफनियम 72 आ गया। ठीक है, तो ये 72, 73, फिर ऐसे करके अगर देखा जाए तो ऐसे करके आपको अगर देखा जाए तो ये 80 तक के तत्व हैं। कितने तक के भैया? 80 तक के, और ये आपका मरकरी है ना 80, है ना। तो टोटल इसमें भी आप अगर गिनोगे तो 10 ही तत्व रखे गए हैं। इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं और इसमें भी 10 हैं। ठीक है ना, हाँ लेंथेनम एल के बाद जो 14 तत्व इधर रखे गए, फिर 72 से इधर आ गए। ठीक है ना, चलो फिर यहाँ देखो बेटा एक तत्व होगा 89 एसी, एक्टिनियम। एसी क्या होता है? एक्टिनियम, इसका परमाणु क्रमांक 89 है। ठीक है ना, फिर देखो इसके बाद तत्व गोल है 103 तक, फिर यहाँ 104 से स्टार्ट हुआ है, आप देख लो आप, है ना। तो बेटा जो एक्टिनियम है इसके बाद जो 14 तत्व है उनको भी नीचे रखा गया है, जिसमें पहला तत्व आपका थोरियम है और अंतिम तत्व आपका लॉरेंसियम है। इसका परमाणु क्रमांक बेटा 90 है। ठीक है, और इसका 103 है। कितना है? 103। तो ये जो आपके तत्व हैं बेटा एक्टिनियम, तो जो एक्टिनियम के बाद जो 14 तत्व हैं इनको हम एक्टिनाइट तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिनाइट तत्व बोलते हैं। कौन से तत्व बोलते हैं? एक्टिनाइट तत्व हैं, और ये भी आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व हैं बेटा? एफ ब्लॉक के, और ये भी 14 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 14। तो 14 और 14 28, मतलब एफ ब्लॉक के टोटल कितने तत्व हैं बेटा? 28 है। 14 लेंथेनाइड में, 14 एक्टिनाइड में। केवल आपका यही एफ ब्लॉक है और यही हमें पढ़ना है। और इसमें भी फिर पहला तत्व एक्टिनियम है और अंतिम तत्व बेटा कॉपरनिकम Cn है। कौन सा? कॉपरनिकम Cn। अगर आपकी जो है ना पेरियोडिक टेबल में कॉपरनिकम नहीं है तो आप लिख लो, इसका परमाणु क्रमांक 112 है बेटा। कितना है? 112। तो ये भी आपके बेटा 14 तत्व हैं। कितने 14 तत्व हैं? है ना, तो 10 देखो इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, तो डी ब्लॉक के टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 40। ठीक है, एफ ब्लॉक के टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई बेटा? इन दोनों को जोड़ जाए तो 28। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। डी ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 40, है ना, और जो है ना एफ ब्लॉक की कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 28। ये आपको समझ में आ गया। तो डी और एफ ब्लॉक आप स्थिति देख चुके हो कि डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को हमारी पेरियोडिक टेबल में रखा कहाँ गया है। सबसे पहले बेटा ये स्थिति आपको पता होना चाहिए, और अगर ये स्थिति नहीं पता तो फिर आपको दिक्कत है। तो स्थिति मैंने बता दी कौन कहाँ रखा गया है। ठीक है, अब आगे सुनो बेटा जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक की कितनी श्रेणियां हैं? आप बोलोगे सर 4 श्रेणियां। तो ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, डी ब्लॉक की जो पहली श्रेणी है इसको अपन 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। इसको अपन 4D बोलते हैं, इसको अपन 5D बोलते हैं, और इसको अपन 6D बोलते हैं। ये याद रखना। क्यों रखना है याद? क्योंकि भैया ये संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां ही हैं। पहली श्रेणी 3D, दूसरी श्रेणी आपकी 4D, फिर 5D और 6D। ठीक है ना। अच्छा, इसको सर 3D क्यों बोला जाता है? तो बेटा इसको 3D इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। इसको 4D इसलिए बोला जाता है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है। इसको 5D में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, इसका 6D में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए इनको ये नाम दिए गए। ठीक है ना, चलो। अच्छा, इनके भी नाम है कुछ। हाँ भाई, एफ ब्लॉक है, इनके भी नाम है। इसका नाम है 4F और इसका नाम है 5F। इन बातों को, जितनी बातों को मैं बता रहा हूं उतनी बातों को अभी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो। तो मैंने आपको कितनी बातें बताई, तो बताओ। लेंथेनाइट की एक 14 तत्व, एक्टिनाइट की 14 तत्व, टोटल कितने हो गए? 28। ठीक है, चलो। तो मैं पूछता हूँ कि डी ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? आप बोलोगे 4। मैं बोलूँ एफ ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ये आपका एफ ब्लॉक है। ये आपका कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 2। कौन कौन सी? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, या 4F और 5F। इसकी 4 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। ये स्थिति आप जान गए। जितना मैं बताते जा रहा हूं उतना आप समझते जाओ, है ना, उतना आप समझते जाओ। ठीक है ना, चलो। ये स्थिति समझ गए ना। चलो, तो अब हम बेटा डी ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। ठीक है ना, चलो। तो आप हेडिंग डाल दो, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। तो डाल दी हेडिंग बेटा, डी ब्लॉक के तत्व। तो देखो बेटा, आपको पता है उपकोष कितने होते हैं? 4। S, P, D, F। कितने उपकोष होते हैं बेटा? 4 होते हैं।
एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। ऑफ कितने होते हैं बेटा? 4। तो ध्यान से सुनना, ऑफ ठीक है ना, ऑफ कितने होते हैं बेटा? 4 ऑफ होती हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफ कक्षाएं कितनी होती हैं? तो आप बोलोगे सर कक्षाएं होती हैं 7, 7 कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं में ऑफ होती हैं, ऑफ कितने होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। ऑफ कितने होते हैं बेटा? 4 होती हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा होता है भैया? एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, एस जो ऑफ है बेटा, इसमें एक ही कक्षक होता है, ये आपका कक्षक है, ये क्या है? कक्षक है। तो एस ऑफ में कितना कक्षक होता है बेटा? 1, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो कक्षक कितना होता है? 1, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, ठीक है ना। चलो आगे सुनो, पी में कितने कक्षक होते हैं? तो बेटा पी में 3 कक्षक होते हैं, 11 से जानते होंगे, ठीक है। 3 कक्षक होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो देखो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, एफ में कितने कक्षक होते हैं बेटा? तो एफ में 5 कक्षक होते हैं। ध्यान रखना, एफ जो आपका डी ऑफ कोर्स है, सॉरी पी ऑफ कोर्स में 3 कक्षक है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑफ कोर्स होता है ना बेटा, इस डी ऑफ कोर्स में टोटल 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे। तो ध्यान रखना मेरी बात को, डी ऑफ कोर्स में टोटल कक्षक कितने होते हैं? 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। ध्यान रखना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आते, ठीक है ना। चलो ऐसा ही जो बेटा एफ होता है, एफ में 7 कक्षक होती है। कितने कक्षक होते हैं बेटा? 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। अब 7 कक्षक होती है, 7 क्या होते हैं? कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 14 होंगे, क्योंकि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरा पाते हैं? 2 ही भरा पाते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भरा पाते। तो मैंने ये 7 डब्बा बनाए हैं एफ के, है ना। कितने डब्बा बनाए हैं? 7 डब्बा बनाए हैं, ठीक है ना। चलो अब मेरी बात कुछ और सुनना, ठीक है ना। अभी मेरी बात कुछ और सुनना, क्योंकि आज की वीडियो पूरी बेसिक पे है, और आज की वीडियो नहीं देखी तो आगे की वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, है ना। मुख्य हमारी बात किस पर है? डी पर। मुख्य हमारी बात किस पर है बेटा? डी पर। यहाँ पर ध्यान से समझना है मेरे भाई, डी को आपको ध्यान से समझना है। देखो इधर, ये मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया बेटा 1 2 3 4 5, मैंने क्या बनाया है? डी बनाया। क्या बनाया बेटा? ये डी बनाया मैंने, ठीक है ना। डी के कक्षक है ना, डी कक्षक बनाया मैंने, ठीक है ना, डी कक्षक। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो कक्षक कितने होते हैं डी में? तो डी में कक्षक होते हैं टोटल 5, ठीक है ना। चलो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 होता है, ठीक है ना। चलो अब बेटा ध्यान सुनो मेरी बात, अगर आपका जो डी है, देखो पहले तो रुको, है ना, ये जो डी है ये वाला, है ना, डी को 2 भागों में बांटा जाता है बेटा। डी के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 2। ये होता है आपका T2G होता है, और ये होता है आपका Tg होता है, ठीक है। क्या होता है? Tg। तो डी के कितने भाग होते हैं बेटा? 2 होते हैं। एक होता है T2G और एक होता है Tg, ठीक है। ये बात समझ गए? ठीक है। अब ये T2G और Tg क्या होता है आपको समझाएंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें विपाटन क्षेत्र है ना, एक हमें पढ़ना है विपाटन क्षेत्र वाला सिद्धांत, उसमें ये सारी चीजें आपको समझा देंगे, ठीक है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 10 होते हैं, ठीक है ना। चलो अब मेरी बात सुन लो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, और वो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाते हैं, एक एक करके भराते हैं पहले इलेक्ट्रॉन, और फिर बचते हैं तो उनका डबल करते हैं। ये हुंड का नियम है जो अपन ने 11th में पढ़ा था। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो देखा, अब यहाँ देखो, जब आपका जो डी है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूर्ण पूरित है। कैसा है बेटा? पूर्ण पूरित है। कैसा है बेटा? पूर्ण पूरित है, ठीक है ना। चलो लेकिन बेटा अगर आपका जो डी है, क्या है? डी है, डी में कितने कक्षक होते हैं बेटा? 5 होते हैं। तो यदि बेटा डी में, किसमें बेटा? डी में, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो बताओ डी क्या पूरा भरा? देखो पूरा कितने में भरा होगा? 10 में, ठीक है। लेकिन 10 के आधे 5 इलेक्ट्रॉन है, और इस टाइप से अगर भरा है तो ये आपका अर्धपूरित है। कैसा है बेटा? अर्धपूरित। तो डी अभी आपको कैसा दिख रहा है? अर्धपूरित दिख रहा है, और यहाँ कैसा दिख रहा है? पूर्ण पूरित। तो देखो बेटा, जब अर्धपूरित या पूर्ण पूरित के अलावा अगर आपका अर्धपूरित या पूर्ण पूरित के अलावा अगर आपका जो डी है वो इस टाइप का है, ऐसा, ठीक है, 1 2 3
4 5 इस टाइप से है। कैसे है देखो, है ना। अब ऐसा है कि भाई 1 2 3, ठीक है। तो अब बताओ इस कंडीशन में कौन अर्धपूरित है, तो आप बोलोगे सर ये वाला आपका T2G होता है सर, है ना। तो T2G अर्धपूरित है। अभी कौन अर्धपूरित है बेटा, T2G अर्धपूरित है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी अर्धपूरित कौन है, T2G है। कौन है, T2G, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर कितने मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने भर दिए 8, सॉरी कितने भर दिए 8, 5 3 8। तो अभी बताओ T2G पूर्ण पूरित है क्या अर्धपूरित, आप बोलोगे सर T2G अभी पूर्ण पूरित है। देखो ये वाला T2G होता है और ये पूरा भरा है, और अर्धपूरित कौन है, तो ये अर्धपूरित है आपका TG। कौन है बेटा, TG। तो T2G आपका पूर्ण पूरित है और TG आपका अर्धपूरित है। समझ रहे हो आप, ठीक है। ये आपका समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये आपका ना तो आधा भरा, और अगर ओवरऑल हम डी को देखें, ओवरऑल हम किसको देखें बेटा, डी को देखें, तो ना तो ये आधा भरा है और ना तो ये पूरा भरा है, इसीलिए इसको अपन अपूर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपूर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका अपूर्ण में आएगा, किस में आएगा बेटा, अपूर्ण में आएगा। लेकिन बेटा इनकी ये जो बेटा इनकी ऊर्जा का क्रम कुछ इस टाइप से रहता है, मतलब सबसे ज्यादा जो स्थायी है वो ये वाला कक्षक होता है। कौन होता है, पूर्ण पूरित होता है। उससे थोड़ा कम जो है ना वो स्थायी है, वो कौन होता है, ये वाला होता है, ठीक है। और इससे कम, थोड़ा सा कम ये वाला अगर इस कंडीशन में है कहलाएगा तो अपूर्ण, कहलाएगा तो ये अपूर्ण, कहलाएगा तो ये क्या, अपूर्ण। लेकिन ये स्थायी रहेगा, है ना। और स्थायित्व तो इसका कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा स्थायी ये है, उससे थोड़ा कम ये है, और उससे थोड़ा कम ये है। और अगर इन तीनों कंडीशन के अलावा, क्योंकि यहाँ देखो T2G और TG को हम देख रहे हैं इसलिए इसको हम स्थायी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन कंडीशन के अलावा अगर आपका D इस टाइप से है, कैसा है, इस टाइप से, ऐसा है ना। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, तो देखो इसमें 1, इसमें 2। अभी देखो अभी अगर ये जो D है वो अपूर्ण ही है ना, वो क्या है, अपूर्ण ही है। और अपूर्ण है मतलब ये आपका अस्थायी वाली कंडीशन में रहेगा, ठीक है, अस्थायी वाली कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये स्थायी तो है, अपूर्ण तो है, और ये भी अपूर्ण है, ये भी क्या है, अपूर्ण। लेकिन ये वाला स्थायी क्यों है, इसका थोड़ा सा स्थायित्व ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें T2G और TG भरा है ना। लेकिन ना तो इसमें T2G भरा ना तो इसमें TG भरा, इसलिए ये तो आपका अस्थायी ही है, इस बात को याद रखना। ये तो आपका अस्थायी ही है, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। चलो एक है तो भी अस्थायी रहेगा। अब बताओ, अब भी बेटा थोड़ा स्थायी तो बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर T2G भरा है, क्या है, T2G भरा है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो स्थायित्व इसका ज्यादा है, जो आपका ये वाली कंडीशन से थोड़ा सा तो स्थायित्व इसका ज्यादा है, ठीक है ना। अब स्थायित्व कम है, अब स्थायित्व कम है, सॉरी अब तो ये आधा भर गया ना, तो स्थायित्व बढ़ गया, ठीक है। अब बहुत अस्थायी है, अब अस्थायी है, अब भी अस्थायी है, लेकिन थोड़ा सा स्थायित्व इसका ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। अब अस्थायी ही है ना, और अब पूर्ण पूरित हो गया मतलब स्थायी हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए ना, आप समझ गए ना मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको स्थायित्व के बारे में बता रहा हूं, कौन ज्यादा स्थायी है और कौन कम स्थायी है, ठीक है ना। तो मैंने डी के कक्षक के बारे में बताया, ये कक्षक आपके लिए जरूरी है, इनके बिना अपन आगे चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये चीज मुझे बताना जरूरी थी, ठीक है ना। तो हमने डी ऑफ कोर्स की बात कर ली है ना, ये सारी चीजें हमको आपको समझा चुके हैं ना, ठीक है। चलो अब इनको हम हटाते हैं और थोड़ा सा हम आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको और चीजें सिखाने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है ना। चलो पहले तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही देख लो बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है बेटा, ये आप-बाहु नियम के अनुसार है। आपने पढ़ा था ना 11th में आप-बाहु नियम, है ना। आप-बाहु नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भराते हैं, है ना। तो अच्छा एस में 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, आपको पता ही है। एस में मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में देखो 6 भराते हैं और डी में 10 भराते हैं। मैंने बताया ना अभी आपको, एस ऑफ कोर्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, तो उस हिसाब से ये लोग भराए जाते हैं, ठीक है ना। चलो ओके, तो ये चीज आप समझ गए। तो ध्यान रखना आप-बाहु नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऐसे भराए जाते हैं। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6 और फिर 5s2 और 4d10। ये वाला इस टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, ठीक है ना। चलो अब आपने बेटा एक चीज और देखी होगी, देखो मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन भरना सिखा रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये स्कैंडियम है ना। स्कैंडियम का जेड कितना होता है बेटा, 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है, आपको पता है, ठीक है।
अब ये 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने भरने हैं? 21 भरने हैं। तो 21 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले बेटा भरेंगे 1s2, फिर भरेंगे 2s2, फिर भरेंगे 2p6, फिर भरेंगे 3s2, और फिर भरेंगे 3p6, और फिर भरेंगे 4s2, और फिर भरेंगे 3d1। देखो 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो भरते जाओ। देखो कितने भरा गए? 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 तो भरा गए। अब हमें भरने कितने हैं? 21। तो डी में हम कितने भरेंगे? 1। अब देखो ये हम पूरा इधर तक चले गए, इधर तक चले गए, है ना। अब डी में भराते 10 हैं, लेकिन अपन 1 क्यों भरेंगे? क्योंकि हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, हमें टोटल 21 भरने थे ना। अब 20 यहाँ तक भर चुके थे, हमारे पास एक ही बचा है, तो हम तो एक ही भरेंगे, है ना। एक ही भरेंगे कि नहीं भरेंगे? आप बोलोगे हाँ सर भरेंगे, ठीक है ना। लेकिन बेटा ये जो तरीका है ये 11th का तरीका है। इस टाइप से हम अब नहीं भरेंगे। हम कैसे भरेंगे? तो बेटा हम अक्रिय गैसों के रूप में भरेंगे। और बेटा अक्रिय गैसों में हम 3 गैसों का उपयोग करेंगे, सॉरी 4 का। देखो अक्रिय गैसें वर्ग 18 में रखी गई हैं। आप बोलोगे हाँ सर। आप पेरियोडिक टेबल में देखो वर्ग 18 में हीलियम रखा है, नियोन रखा है, आर्गन रखा है ना, क्रिप्टॉन रखा है, जिनॉन रखा है, रेडॉन रखा है। ये गैसों को रखा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम इन 4 गैसों का उपयोग करेंगे। कितनी गैसों का? इन 4 गैसों का। ध्यान रखना इन बात को, ठीक है। देखो इसके लिए जो जेड होता है बेटा वो 18 होता है, इसके लिए जो जेड होता है वो 36 होता है, इसके लिए जो जेड होता है वो 54 होता है, और इसके लिए जो बेटा जेड होता है वो 86 होता है, ठीक है। कितना होता है बेटा? 86 होता है, ठीक है। तो हम इन गैसों का उपयोग करेंगे। तो इन चीजों को जान लो, इन चीजों को समझ लो, वरना आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो जो वर्ग 18 में जो अक्रिय या निष्क्रिय गैसें रखी हैं, आप अपनी पेरियोडिक टेबल को उठा के देख लो। उनमें ये जो 4 गैसें दिख रही हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनका हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनका उपयोग करने वाले हैं। और इनका परमाणु क्रमांक भी देखो, है ना, जेड 18 है, 36 है, 54 है, 86, ये राइट साइड में करके लिख लेना, ठीक है ना। इन्हीं का हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, बोलो होता है ना। 21 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही भराए जाएंगे, है ना, ठीक है। लेकिन बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करेंगे। ये वाला आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 11th का है, हम इनको अक्रिय गैस के रूप में भरेंगे, ऐसे, है ना। तो बेटा जो आपकी 3D श्रेणी है, आपको पता है ना 4 श्रेणी है, 3D है, 4D है, 5D है, 6D है। थोड़ा थोड़ा आप जानते जाओ, सारी चीजें समझोगे एकदम। देखो एक दिन में तो आपको सारी चीज सिखा नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे करके मैं हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो संक्रमण तत्वों की कितनी श्रेणियां बेटा? 4 श्रेणियां हैं, ठीक है ना। जिसमें आपकी जो 3D श्रेणी है उसको अपन आर्गन के साथ भरेंगे। किसके साथ? आर्गन के साथ। 4D को हम क्रिप्टॉन के साथ भरेंगे, 5D को हम जिनॉन के साथ भरेंगे, और 6D को हम रेडॉन के साथ भरेंगे, ठीक है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत होगी नहीं होगी, है ना। दिक्कत आपको होगी नहीं, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो और पढ़ते रहो, है ना। हर एक पॉइंट को समझा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। ये बात समझ गए? चलो अब आ जाओ। तो बेटा जो आपकी पहली श्रेणी है, मतलब आपकी जो 3D श्रेणी है, वो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो 3D में गया, मतलब ये 3D का ही है। तो बेटा जो 3D है इसको हम आर्गन की मतलब आर्गन का उपयोग करके भरेंगे। और आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18। तो बेटा आज से अपन क्या करेंगे, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है इसकी जगह हम आर्गन रखेंगे। क्या रखेंगे? आर्गन रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे? आर्गन रखेंगे, और ये लिख लेंगे ऐसा, ठीक है ना। मतलब स्कैंडियम का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा अब, तो हम ऐसे करेंगे। पहले क्या लिख देंगे? आर्गन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आर्गन। कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए? 18, ठीक है ना। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के हम भरेंगे बेटा 4s2। मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसका ही उपयोग करना है। थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या भरना है? 4s2, ठीक है। तो 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए, है ना। कितना बचा? 1। तो 3D में कितना जाएगा? 1। क्योंकि ये जो आपकी ये वाली श्रेणी है, पूरी 3D श्रेणी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन D में ही जाएगा, 3D में जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, 4s2 भरेंगे, और फिर भरेंगे 3D1, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो इसमें एक और तत्व उठा लिया हमने, टाइटेनियम, है ना। अभी तो आपको सिखा रहे हूँ, अभी डी ब्लॉक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने डी ब्लॉक भी नहीं बताया आपको क्या होता है। मैं तो आपको अभी सिखा रहा हूँ, जो बेसिक है वो चीजें सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलो इसका कितना होता है? 22 होता है। तो ये आपका आर्गन, ये आपका आर्गन रहा, थोड़ी सी जगह छोड़ी, 4s2, क्योंकि 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक है। हमें कितने भरने हैं? 22। तो डी में हम देखो यहाँ 1 भरा, इसमें हम कितने भरेंगे? 2 भरेंगे। कितने भरेंगे? 2 भरेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मेरी बात सुनना, यहाँ पर मेरी बात सुनना। अक्सर क्या बात सुनाने वाले हो बेटा? मैं ये बात सुनाने वाला हूँ समझाने में बेटा ये वाला हूँ कि देखो
आप यहाँ बताओ, देखो ये तो आपका आर्गन है, तो ये तो आपके सब फुल भरे हैं, यहाँ पर कोई भी कक्षा खाली नहीं है, सब फुल भरे हैं, ठीक है। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ S भी फुल भरा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ D जो है वो फुल नहीं भरा। देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो D में आपने एक ही इलेक्ट्रॉन भरा। D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं, लेकिन आपका D में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है? केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन भरा है। D में होते 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन भरा कितना है? एक है ना। चलो अब यहाँ पर D में होते कितने हैं? 10, लेकिन आपने भरे कितने हैं? 2, है ना। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सर ये अयुग्मित और युग्मित पहले होता क्या है, इस चीज के बारे में बताइएगा। सर पहले इस चीज के बारे में बताइएगा कि अयुग्मित और युग्मित होता क्या है, इस चीज को बताओ सर। इसके बाद आप आगे बढ़ा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो बेटा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और युग्मित मतलब होता है बेटा डबल इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन। सर कैसे समझे नहीं? इधर देखो, डी आपका ऐसा ही बनता है क्या? बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर डी ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो मैं बोलूं बताओ यहाँ जो डी है इसमें कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे सर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर 2 है। तो भाई डी में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 अयुग्मित है। जितने सिंगल उतने अयुग्मित, जितने सिंगल उतने अयुग्मित। तो डी में 2 सिंगल है ना, तो अयुग्मित कितने होंगे? 2 होंगे। डी में 2 सिंगल है ना, तो अयुग्मित कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सर सिंपल बात है, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी सर हमें तो। सर हमें कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी। भाई दिक्कत पड़ेगी कैसे, हम है ना आपके साथ, अयुग्मित 2 होगा। अच्छा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कितने अयुग्मित? अब बोलोगे 3 है। 4 है तो अयुग्मित 4, 5 है तो अयुग्मित 5। अब एक एक करके 5 भरा गए। अब अगर अब भरना है तो यहाँ का डबल करना। तो बताओ आप कितने अयुग्मित हैं? सर 1 2 3 4, 4 अयुग्मित हैं। अब मैं बोलूं युग्मित कितने हैं, मतलब डबल कितने हैं? तो आप बोलोगे सर एक ही है डबल, 4 अयुग्मित है ना। अब बोलो अयुग्मित कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 1 2 3, सिंगल अयुग्मित होता है ना, तो 3 है। अब कितने हैं? अब है तो सर अब है 2 अयुग्मित। अब कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 1 अयुग्मित। और मैं बोलूं अब कितने हैं? तो आप बोलोगे सर एक भी अयुग्मित नहीं है। मतलब पूर्ण पूरित है तो अयुग्मित नहीं होगा, लेकिन अगर पूर्ण पूरित नहीं है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मेरी बात सुनना। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा जो स्कैंडियम है ये वाला, इसमें कितने अयुग्मित हैं? अब बोलोगे सर ये तो सब फुल भरा है, ये भी फुल भरा है, लेकिन सर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम जो डी है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, है ना। देखो वहां जगह ना होने के कारण मैं यहाँ समझा रहा हूँ। डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सर हम तो 1 ही भरेंगे, तो हमने 1 भरा। तो अभी बताओ स्कैंडियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? आप बोलोगे 1। अब मैं बोलूं टाइटेनियम में बताओ कितने अयुग्मित है? तो टाइटेनियम में, हाँ बहुत बढ़िया सर, समझा देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो टाइटेनियम में सर अभी देखो सर ये तो फुल भरा है, ये भी फुल भरा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो सर अयुग्मित हमें 2 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? अयुग्मित 2 मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या ही दिक्कत है यार, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। चलो टाइटेनियम हो गया। अब वेनेडियम, तो जेड बराबर कितना होता है बेटा? 23 होता है। इसको हम कैसे भरेंगे? तो ये आर्गन सर 18 भर देंगे, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, 4s2 भर देंगे, 18 और 2 20। अब सर 23 भरने हैं तो 3D में भरेंगे, 3 भरेंगे, क्योंकि ये स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम मतलब 21 से 30 तक आपका 3D गई है, ठीक है सर। ये तो हो गया, क्या ही दिक्कत है बताओ। अब इसमें कितने हैं? 3, तो 3 भरेंगे तो अयुग्मित कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। आ रहा समझ में? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं देखता हूँ नीचे जगह है कि नहीं। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। देखो मैं इसको हटाऊंगा फिर मैं ट्विस्ट लेके आऊंगा आपको। ट्विस्ट जो कहानी में है अब आने वाला है, और उस ट्विस्ट को आप बहुत अच्छे से प्यार से समझो, वरना आप ही को दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। अब इस कहानी को समझो, जो नई कहानी आपके सामने आने वाली है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बेटा देखना, अभी तक मैं जो इलेक्ट्रॉन कर रहा था, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा था, जैसे मैंने स्कैंडियम का भी करा, टाइटेनियम का भी करा, वेनेडियम का भी करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बेटा मैं क्रोमियम का कर रहा हूँ, और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। कितना है? 24। अब ध्यान रखना 24 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन भरा गया, थोड़ी सी जगह छोड़ी, 4s2 लिखा हमने, क्या लिखा? 4s2 लिखा, और फिर लिखा मैंने 3d4।
क्या लिखा बेटा 3D4 है ना। अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये चीजें हटा दे, आप चीजों को नोट करते जाओ बेटा, जो आपको समझा रहा है उन चीजों को आप नोट भी करते जाना, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो भाई, ये मैंने स्क्रोमियम और फिर ये मैंने एमैग्नीज लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। यहाँ पर देखो ये आर्गन 18 भर गए, थोड़ी सी जगह छोड़ी, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ी, ठीक है। फिर हमने बढ़ा 4s2 और फिर लिख दिया हमने 3D 25 है ना, 5 लिख दिया, ठीक है ना। चलो अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर है बेटा, कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर है। देखो पिछली साल हमने आप-बाहु नियम के अपवाद पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेटा, हमने आप-बाहु जो नियम है, आप-बाहु नियम है ना, नियम के अपवाद पढ़े थे। आप-बाहु नियम के हमने क्या पढ़े थे बेटा, अपवाद पढ़े थे, और हमने ये देखा था आप-बाहु नियम का अपवाद क्रोमियम पे लगता है और कॉपर पे लगता है, इन दो तत्वों पर लगता है, ठीक है ना। चलो सर इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने बेटा ये पढ़ा था, इसमें हमने ये जाना था, इसमें हमने आपको ये बताया था कि बेटा जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक हैं, जैसे मान के चलो ये आपका डी है, 1 2 3 4 5 होगा ना, और ये भी आपका डी है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैं डी बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक और मैं डी बना दे रहा हूँ, ये वाला 1 2 3 4 5, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर डी में मान लेता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर कितने हैं 5। तो बताओ अभी ये डी कौन सा है, आप बोलोगे सर पूर्ण पूरित है, कैसा है बेटा पूर्ण पूरित है, ठीक है। अच्छा अभी ये जो डी कैसा है, तो आप बोलोगे सर अर्धपूरित है, क्या है अर्धपूरित, ठीक है ना। तो बेटा जो आप-बाहु नियम है इसमें ये बोला गया था कि जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक हैं वो स्थायी होते हैं, है ना, और इसमें कितने होती है 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपूर्ण है, कैसा है अपूर्ण। तो जो आप-बाहु नियम के अपवाद हैं इसमें बोला गया था कि जो अर्धपूरित या जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अपूर्ण कक्षकों की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं, मतलब ये वाले जो कक्षक अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, और जो अपूर्ण कक्षक है वो स्थायी नहीं होता। अच्छा सर ऐसा, हाँ, तो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक स्थायी है जबकि अपूर्ण कक्षक अस्थायी होता है। हाँ तो इस नियम में ये बोला गया कि जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो बेटा क्या होता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो s का इलेक्ट्रॉन है वो d में चला जाता है। ऐसा बोला गया था कि भैया जो s है इस s का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, d में चला जाएगा। क्यों, जब स्थायित्व की बात आएगी, किसकी बात आएगी, स्थायित्व की बात आएगी, तब होगा ये ऐसा, बनना तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी बात को समझते जाना, मेरी बात को समझते जाना। जैसे मान के चलो यहाँ आयरन है, इसका परमाणु क्रमांक 26 है, इसको मैंने भरा तो ये 18, थोड़ी सी जगह छोड़ी, ये 4s2 और ये 3d6। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, मेरी बात को समझना, क्या बोला है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, है ना, जो s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। अगर स्थायित्व की बात आएगी तभी, ठीक है। स्थायित्व कब होता है, तो देखो d का स्थायित्व या तो 10 इलेक्ट्रॉन में होता है या तो 5 में होता है, क्योंकि 10 में पूर्ण पूरित होता है, 5 में अर्धपूरित होता है, तभी स्थायित्व होता है, वरना तो स्थायित्व इसका होता नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर मेरे को यहाँ समझाने की कोशिश करना, मेरे को आप बताने की कोशिश करना, क्या एक इलेक्ट्रॉन देने से ये आधा भर रहा है, वो तो बोलो। यहाँ जो D है इस D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कक्षक बना दिए मैंने, ठीक है ना। एक बार देख लूं, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से देखिए। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 हैं, कितने हैं 4, तो 1 2 3 4। क्या एक इलेक्ट्रॉन देने से ये अर्धपूरित हो रहा है, क्या एक इलेक्ट्रॉन देने से अर्धपूरित हो रहा है, बोलो जल्दी से। आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने से अर्धपूरित हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने से ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन देने से अर्धपूरित हो रहा है क्योंकि 5 हो जाएंगे ना, तो अर्धपूरित हो रहा है, स्थायित्व आ रहा है, तो स्थायी कर दो, स्थायी क्या कर दो बेटा, इसको कर दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने से स्थायी हो रहा है ना, तो स्थायित्व हो जाएगा। स्थायी आपको इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे, और जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5, और इसमें कितने आएंगे, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां सुनो, क्या एक इलेक्ट्रॉन देने से स्थायित्व हो रहा है इसका, देखो इधर, अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5।
क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन देने से स्थायित्व आएगा? नहीं सर, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये अस्थायी और हो जाएगा, क्योंकि अभी तो देखो सर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी तो ये स्थायी है, लेकिन जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, तो ये अस्थायी और हो जाएगा सर, क्योंकि ये अपूर्ण हो जाएगा और अपूर्ण अस्थायी होता है। तो सर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देना, क्योंकि ये तो अस्थायी हो जाएगा। नहीं, हमें अस्थायी को स्थायी करना है, स्थायी को अस्थायी नहीं करना। तो देखो ये अस्थायी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन दे, एक इलेक्ट्रॉन देने से 5 हो गया, स्थायी हो गया। इसके पास अभी 5 है, एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो अस्थायी हो जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आप नहीं दे सकते। अच्छा सर यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो सर यहाँ भी नहीं देंगे क्योंकि 6 है, एक देंगे तो 7 हो जाएगा, अभी भी अस्थायी है, फिर भी अस्थायी रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं देना। लेकिन स्थायित्व वाली बात आए तो इलेक्ट्रॉन देना। जैसे मान के चलो यहाँ पर देखो कॉपर, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? 29 है। तो देखो ये रहा आर्गन, ये रहा आर्गन, ठीक है, और 3d9 और 4s2, ये ऐसा भरेगा, ठीक है ना। चलो क्या एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका स्थायित्व आ रहा है? हाँ सर, अभी इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है सर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 9 है, ठीक है, कितने हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये अभी अस्थायी है, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये स्थायी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या ही कहें यार आपसे, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने से स्थायी हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देने से जहां स्थायित्व आए वहां इलेक्ट्रॉन देना है, वहां इलेक्ट्रॉन देना है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्थायित्व आएगा, तो यहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यहाँ नहीं देंगे क्योंकि यहाँ स्थायित्व नहीं आएगा, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, तो यहाँ दिया जाएगा और यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। तो जब अर्धपूरित या पूर्ण पूरित हो रहा है तभी इलेक्ट्रॉन देना है, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं देना। ये अबाहु नियम के अपवाद है। तो अबाहु नियम के अपवाद हमने पढ़े हैं, कॉपर और क्रोमियम पे लगते हैं, लेकिन आगे और भी लगेंगे, उनको भी हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको मैंने कितनी कहानी आपको बताई, मैंने कितने कॉन्सेप्ट, कितनी चीजें आपको सिखा के रख दी यार, समझ में आया होगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं सीख पाओगे। और ये चीजें आपको कहीं जो है ना, यार ऐसे कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाएगा आपको ऐसे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, भले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यार ऐसे कोई नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है ना। चलो बढ़ाता हूँ आगे। तो अब हमने ये तो सीख लिया कि अबाहु नियम का अपवाद कॉपर पर और क्रोमियम पे लगता है, हमने इलेक्ट्रॉन भरना आपको सिखाया, लेकिन अब आप पूरा 100% सीखो, ठीक है ना। चलो तो किस पर लगता है बेटा? कॉपर पे लगता है, ठीक है। और एक सेकंड, पहले क्रोमियम लिखता हूँ, क्रोमियम पे लगता है, और किस पे लगता है? कॉपर पे लगता है, ठीक है ना। चलो इसके लिए आपका जेड कितना होता है? 24 होता है, और इसके लिए आपका जो जेड होता है वो कितना होता है बेटा? 29 होता है, ठीक है ना। चलो अब भरेंगे। तो साधारण अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका क्या होता है भैया? ये होता है आपका आर्गन, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह छोड़ो, 4s2 और 3d जो है ना 4 होता है, ठीक है ना। लेकिन ये आपका साधारण है और इस पे तो अब बाद लगता है, तो इसको हमें ऐसे नहीं भरना, ध्यान रखना, इसको ऐसे नहीं भरना, ये गलत माना जाएगा, है ना। तो आपको पता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो इसमें आप 5 भरोगे और इसमें आप कितने भरोगे? 1 भरोगे। आज के बाद आपको ऐसे ही भरना है, आज के बाद आपको ऐसे ही बनना है, ठीक है ना, क्लियर है। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर डी में 4 हैं और एफ में डी में 5 है और एस में 1 है। हाँ ऐसा है, तो देखो डी के आप कक्षक बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एस का बना लो, एस का तो 1 ही होता है ना, ठीक है, ऐसे ही डब्बा बनता है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5, और इसमें कितना है? 1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अयुग्मित? तो सिंगल अयुग्मित मतलब सिंगल, तो 5 इसमें 1 इसमें, टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। कितने? 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। चलो अब मैं बोलूं बताओ इसका कैसे होगा, तो इसका कैसे होगा? तो ये आर्गन, ठीक है, और थोड़ी सी जगह छोड़ी, 4s2 और 3d कितना? 9। लेकिन ऐसे करना है क्या? नहीं, क्योंकि इस पे अब बाद लगता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, तो इसमें कितने भराएंगे? 10, और इसमें कितने भराएंगे? 1 भराएगा, तो ऐसे भरना है, ठीक है। अब मैं बोलूं बताओ इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर डी पूरा भरा है, इसमें तो होंगे नहीं, ये भी पूरा भरा है सर, इसमें भी नहीं होंगे, बस एस में होंगे। तो एस में कितना है? 1 ही कक्षक होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, ठीक है ना। तो 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाया, ये आप सीखी ना, ठीक है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ाता हूँ चीजों को, और चीजों को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा।
अब बेटा यहाँ पर आपको कुछ आयन लिखे हुए दिख रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा बेटा Cu+, यहाँ दिख रहा होगा Cu2+, यहाँ दिख रहा होगा Sc2+, यहाँ दिख रहा होगा Zn2+, है ना, और यहाँ दिख रहा होगा आपको Fe2+। ये क्या है? आयन है सब, ये क्या है? आयन। अब मैं आपसे बोलता हूँ बेटा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। मैं आपसे बोल रहा हूँ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। आप क्यों नहीं लिखते? लिखो आप। ठीक, सर समझ में नहीं आया, एक बार लिख भी देंगे लेकिन गलत कर दोगे। तो भाई आज की बात सुन लो, किसी भी आयन का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है ना, किसी भी आयन का, कोई सा भी आयन होगा, कोई सा भी, अगर आपको किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो उससे पहले उसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। अच्छा सर ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो बताओ कॉपर का मूल आयन कौन है? तो आप बोलोगे सर इन Cu+ और Cu2+ का मूल सर Cu है। बहुत बढ़िया, Cu है। और Cu के लिए सर Z होता है 29। बहुत बढ़िया, 29 होता है। तो भाई पहले इनका करने से पहले आप Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। बहुत बढ़िया। जैसे आप Sc2+ का करना चाह रहे हो, लेकिन Sc2+ से आप Sc का करना। Sc2+ का करने से पहले आप Sc का करना। क्यों करना? मैं बताऊंगा अभी क्यों करना, ठीक है। Zn2+ से करने से पहले Zn का करना, है ना। Fe2+ का करने से पहले आप किसका करना? Fe का करना। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, पहले आपको मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और फिर जाके आपको उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है ना। चलो, है ना, मैं आपको अब करके बताता हूँ ऐसा क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो वैसे कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये हमने सर आर्गन भरा, एक सेकंड यहाँ करता हूँ। ये हमने सर आर्गन भरा, हाँ सर भरा। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी सर, है ना, और इसमें सर 4s बन आएगा। अब बात लगता है सर, हाँ 3D में कितना आएगा? 10 आएगा। ये होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर होगा, क्या ही दिक्कत है, होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, है ना। मैंने बोला कि Cu+ का करना था, आपने तो Cu का कर दिया, ठीक है, कर दिया सर, है ना। तो बेटा अब हमें Cu+ का करना है। हमें किसका करना है? ये देखो, ये किसका है? Cu का। ये किसका है? Cu का। लेकिन सर हमें Cu+ का करना है। अब देखो Cu+ का मतलब क्या है? तो देखो एक प्लस लगा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया। एक प्लस लगा है ना, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया है। एक प्लस लगा मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया। हाँ सर ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन दान कहां से करेगा? बाह्य कक्षा में से। जैसे मान के चलो आपके पास 4 कक्षाएं हैं, ये आपका नाभिक है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है ना। तो सबसे पहले आप बाहर वाली कक्षा के दान करोगे ना इलेक्ट्रॉन, और जब ये नहीं होगी फिर इसके कर दोगे। जैसे मान के चलो ये आपकी n=1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये चौथी कक्षा है। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन दान कर दो, तो आपके डी के करोगे कि एस के करोगे पहले? तो आप बोलोगे सर एस के करेंगे क्योंकि ये चौथी कक्षा है, अंतिम कक्षा से पहले दान करोगे ना, तो पहले चौथी से करोगे फिर तीसरी से करोगे, ऐसा ही होगा ना। आप बोलोगे हाँ सर होगा। तो मैंने बोला Cu+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दान, एक इलेक्ट्रॉन दान कराओ सर। एक इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो सर इसका ही होगा, हाँ सर होगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन दान हो जाएगा तो हमारे पास इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऐसा होगा, देखो Ar, ठीक है, कॉमा 3d10, और ये आपका 4s क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 4s क्या होगा? 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, एक दान कर दिया, तभी तो प्लस आया सर। बहुत बढ़िया, यही आपको काम करना। और अगर आप डायरेक्ट इसका कर दे तो आप गलत कर देते बेटा, इसीलिए पहले इसके मूल परमाणु का करना फिर इसका करना, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया ना। मैं अब आपसे बोलता हूं कि बताओ इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? बोला क्या सर कैसी बात है, बता देंगे सर। देखो डी है सर, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, और सर ये भी पूरा भरा और इसमें भी नहीं है, तो सर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होगा सर, शून्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, शून्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ देखो डी पूरा भरा और ये भी पूरा भरा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सर, 0 है, 0 0 अंडा, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ Cu+ है भाई, Cu+ का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन दान करना। कितने इलेक्ट्रॉन दान करना? 2। अब यहाँ सर देखो आएंगे हम इधर से, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन दान कराओ, तो सर एक तो इधर से कर देंगे, एक तो सर इधर से कर देंगे। सर एक कहां से करें? तो भाई एक इधर से कर दो, क्या ही दिक्कत? आपको 2 करने हैं ना, आपको कितने करने हैं? 2 करने हैं ना, तो आपको 2 करने, एक इधर से कर दो, एक इधर से कर दो, 2 करने 2 कर दो ना, एक इधर से एक इधर से, हाँ सर कर देंगे। तो सर यहां से जब एक दान कर देंगे तो देखो ये हमारे पास आर्गन बचेगा, ठीक है। अब यहां सर एक इधर से और एक इधर से दान हो गया, तो यहां सर 9 ही बचे हैं, फिर तो बचे रहने दो ना भाई, क्या ही दिक्कत है, बचे रहने दो।
मैं बोल रहा हूँ कि बताओ इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो सर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होंगे, पक्का है होंगे, लेकिन कितने होंगे, तो सर एक बार हम भर के देख लेना, बिल्कुल भर के देखो, बिल्कुल भर के देखो, कोई दिक्कत नहीं। 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित, एक है ना, बिल्कुल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या ही दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ Sc3+ पे जाओ, 2+ पे, तो इसके पहले हमें Sc का करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब 21 इलेक्ट्रॉन है, भरो, तो ये हमने आर्गन भरा, ठीक है। फिर थोड़ी सी जगह 4s2 और 3d1, सर ये हो गया, क्या ही दिक्कत होगी, क्या ही दिक्कत होगी, ठीक है। अब आप Sc का करना, अब आप Sc2+ का करना, तो Sc2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दान, 2, तो 2 बाहर से करोगे ना, तो 2 इधर से दान कर दोगे, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, बस यही बचेगा, तो ये आपका रहा Ar, ये रहा आपका 3d1 और 4s 0, क्योंकि 2 दान करने थे, कर दिए। अब मैं बोलूं बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, अब तो हमें आने लगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में कक्षा कितने होते हैं, 5, तो एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित एक है सर, क्या ही दिक्कत है बताओ, बहुत बढ़िया। मैं तो आपसे चाहता हूँ यार सीख जाओ आप, मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगा, आप तो सीख जाओ, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है ना। चलो इससे पहले आपको इसका करना पड़ेगा, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको बताना है, सिखा दिया मैंने, इसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताना है, ये आपका टॉपिक था आज का जो मैंने आपको कंप्लीट करा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे के सारे पॉइंट, आगे की सारी चीजें इनके ऊपर डिपेंड है, इसलिए आज की वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से देख लो, अच्छे से चीजों को समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लो, और फिर मैं जो कल कराऊंगा ना वो उसमें धमाल होगा, एकदम धमाकेदार तरीके से चलेगा और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये आपका पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने आपके सामने पटक दिया, ठीक है ना, तो इनको सीख लो, अच्छे से जान लो, ठीक है ना। और एक पॉइंट और बता दे रहा हूं बेटा मैं आपको, इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना, ठीक है, क्या कहलाता है, तो आपको सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण, ठीक है, या अपचायक होता है, क्या होता है, अपचायक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है ना, अपचयन, ठीक है ना, अपचयन या ऑक्सीकारक होता है, क्या होता है, ऑक्सीकारक, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, तो ये बस आपके लिए बेसिक है, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अभी के अभी लाइक करो, अभी के अभी वीडियो को शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हैं यार, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लो अभी चैनल को, ठीक है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।